आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो द हिंदू का आर्टिकल है। ओके, तो इसमें क्या है कि ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें एक्चुअली बताया क्या गया है, ये जो राजेश मेहता सर हैं और मोहित आनंद हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि सितंबर जो है ये काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहा था इंडिया के लिए। ठीक है, देखो 5 से 6 सितंबर को क्वाड की जो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुई थी वो हुई। 8 सितंबर को 2+2 की जापान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह गए हुए थे हमारे। फिर 15 to 16 जो सितंबर है, ये है SCO की मीटिंग होने वाली है। SCO सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। और ये कोविड-19 के बाद फर्स्ट समिट है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया तीनों मिलेंगे। उसके बाद ये हमारी जो शेड्यूल है नवंबर में, इसमें G20 की मीटिंग होने वाली है। और G20 की मीटिंग बहुत ख़ास होने वाली है। ये इसलिए क्योंकि इंडिया जो है इसमें प्रेसिडेंटशिप निभाएगा 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक, इस साल से लेकर 2023 तक। ठीक है, और ये मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया में। फिर दिसंबर 2022 हमारे साल के लास्ट मंथ में, इसमें जो है इंडिया प्रेसिडेंट बन सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। बन सकता है क्या, इंडिया प्रेसिडेंट बनेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें ये एक्चुअली परमानेंट 5 नेशन से मिलकर के ये बना है। और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें से इंडिया आता है, और उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है ये रोटेशन वाइज चलती है। इंडिया भी अगर देखा जाए तो P5 कंट्रीज़ में शामिल होना चाहता है। P5 कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं, जैसे चाइना आते हैं, USA आता है, रशिया आता है, फ्रांस आता है और UK आता है। इसमें से क्या है ना कि ये जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ है, अगर इसमें से एक भी कंट्री वीटो कर देना, वीटो पावर जो होती है उनके पास वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है। अगर इसमें से एक भी कंट्री वीटो कर दे तो उस डिसीजंस को ही खारिज कर दिया जाएगा। तो इंडिया जो है ये परमानेंट 5 को हटा करके परमानेंट 6 मेंबर बनना चाहता है, P6 में कन्वर्ट ये भी करना चाहते हैं, एक्सेप्ट ओनली दिस मैमथ कंट्री। चाइना कभी ऐसा होने नहीं देना चाहता। ऑल राइट, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये, इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है, इसकी प्रेसिडेंटशिप हमारी इंडिया संभालने वाली है। और इंडिया अगर इसकी प्रेसिडेंटशिप संभालेगी तो इंडिया बहुत सारे मुद्दों पे बात कर सकती है, जैसे सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ हो गई, ये जो पेंडेमिक के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी ये हो गई। उसके बाद हमारे टेररिज्म की बात हो सकती है, फिर ट्रेड की बात हो सकती है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इतने सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं उसकी बात हो सकती है। ठीक है, और हम देखते हैं G20 कंट्रीज़ के बारे में अब देखेंगे, SCO के बारे में देखेंगे और क्वाड के बारे में देखेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस एडिटोरियल में यही चीज़ कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये तो मीटिंग हो चुकी है, ये भी हो चुकी है 2+2 डायलॉग। ये जो SCO की मीटिंग होने वाली है ये डिफ़िकल्ट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इंडिया को देखा जाए तो एक तरफ इंडिया ने इससे पहले 2019 में चाइना के जिनपिंग के साथ मीटिंग की थी, और चाइना के जो जिनपिंग हैं इसके बाद इनसे मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, और इंडिया के जो काफ़ी स्ट्रेटजिक पॉइंट पे जो उन्होंने इवैक्यूएट जो नहीं कर रहे हैं हमारे पेंगोंग सो लेक के पास, तो इसके मुद्दे पे काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है, बट कोई एक कंक्रीट पॉइंट नहीं आ रहा। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आया था कि वो लोग जो है कुछ कुछ पॉइंट को एग्ज़िट कर रहे हैं और वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं अपने आप को, बट कंप्लीट तरीके से नहीं कर रहे ना। और चाइना जो है, चाइना के प्रेसिडेंट से मोदी जी की मुलाकात लास्ट 2019 में हुई थी, फिर अभी सीधा इस साल सितंबर मंथ में होगी। ठीक है, और SCO इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप देखो हमारे पास दो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक तो मुद्दा है हमारा इन्फ्लेशन का, दूसरा मुद्दा है हमारा रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का। तो इन्फ्लेशन तो काफ़ी पीक पर है, US में भी देखा जाए तो हमारे यहाँ से FPI निकल गई, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है।
और दूसरी चीज़ क्या है कि रशिया यूक्रेन से जो है हमारा सेंट्रल बैंक जो है ना, सेंट्रल बैंक की जो कैपेबिलिटी होती है इन्फ्लेशन टारगेट करने की, कहीं ना कहीं जब शॉक आ जाती है मार्केट में तो वो नहीं कर पाते हैं। और रशिया यूक्रेन से समझ लो एक इंटरनल शॉक ही आ गया है मार्केट में। ठीक है, तो इंडिया एक तरफ तो यूएस से फ्रेंडशिप रख रहा है और एक तरफ रशिया से फ्रेंडशिप रख रहा है। तो हमारा जो कंट्री है ना, इसको बहुत ही बैलेंस्ड नेचर में अपने व्यूज़ को रखना पड़ेगा, ना तो यूएस को हर्ट करते हुए ना ही रशिया को हर्ट करते हुए, क्योंकि दोनों ही हमारे इंटरेस्ट में आती हैं। अगर अगर हम लोगों को चाइना को काउंटर करना है तो हम लोगों को यूएस को भी अच्छे से लेके चलना पड़ेगा, रशिया को भी अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। इसलिए इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना पड़ेगा इंडिया को इस एससीओ की मीटिंग के दौरान। और एससीओ का जो एससीओ का जो मीटिंग होने वाला है ये उज़्बेकिस्तान में होने वाला है, इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, अब आते हैं क्वाड के ऊपर। क्वाड क्या है? क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक डायलॉग है जिसमें से यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 कंट्री आते हैं। और क्वाड की जो सबसे पहले बात हुई थी नवंबर 27 में, ये हुई थी कि सी रूट को हम लोगों को सेफ गार्ड करना है। ठीक है, इसके लिए ही बात की गई थी। और फर्स्ट जो बात की हुई थी ये अबे किए थे, हमारे जो जापान के जो पीएम है उसने की थी उस समय में बात। तो डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का इन्होंने एक प्रोफॉर्मा रखा था, डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। ठीक है, इसमें क्या होती है कि जैसे ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये चाइना, ये जापान है, ये एशिया, ये अफ्रीका और कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन और ये पूरा समुद्री पोर्शन, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक। और ये जो इंडो पैसिफिक है ये बहुत ही स्ट्रेटजिक मायने रखता है सारे मेंबर्स के लिए। जिसमें से कौन कौन आते हैं मेंबर्स? तो उसमें से आते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और हमारा इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं कंसर्न क्या है। यूएसए का कंसर्न है कि चाइना और रशिया, सिक्योरिटी चैलेंज की बात आ जाती है ना, यूएसए के अगेंस्ट में चाइना भी हैं और यूएसए के अगेंस्ट में रशिया भी है। ठीक है, तो सिक्योरिटी चैलेंज की बात आ जाती है। जैसा कि यूएसए के पेंटागन रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है यूएस का। दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने देखा गया है कि चाइना काफ़ी ऑक्यूपाई कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया के हर चीज़ों को, जैसे लैंड, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, हर चीज़ों को। तो ऑस्ट्रेलिया भी इससे कहीं ना कहीं नाराज़ है। और जापान को तो जानते ही हो कि जापान की 1/3 इकोनॉमी चाइना के साथ ट्रेड पे टिकी हुई है। तो जापान भी कहीं ना कहीं काउंटर करना ही चाहता है चाइना को। फिर एससीओ की बात आती है। एससीओ जो है ना, इसने एक वाराणसी जो हमारी सिटी है उसको सेलेक्ट किया है टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। ठीक है, अब देखो एससीओ जो बनी है ये सबसे पहले चार्टर आया था 2002 में, जिसमें से एससीओ को सबसे पहले सांघाई 5 कहा गया था। और सांघाई 5 जो कंट्रीज़ है वो है हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना उस समय जो थी उसने मिल करके बनाई थी 1996 में। इसी सांघाई 5 को 2002 में चेंज करके किया गया है एससीओ। ठीक है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से टोटल अभी जो कंट्री हैं उसमें से इंडिया और पाकिस्तान न्यू ऐड हुआ है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कंट्री ऐड हो, जैसे ईरान इसमें से ऐड हो सकता है। इसके सेक्रेटरीट बीजिंग में है और इसकी जो बॉडी है, ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो बॉडी है ये है रैट्स। ठीक है, और सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ख़ास बात है कि इसमें चाइना भी है, और हमारे लीडर की जो बातचीत होगी कहीं ना कहीं चाइना के लीडर से डायरेक्ट बातचीत इस बार होगी। फिर G20 में आते हैं। G20 में आप देख सकते हो कि जब सबसे पहले G7 कंट्रीज़ थी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ये सबसे पहले G7 कंट्री थी। फिर बनी G8। फिर बाद में G8 जब यूएसए ने क्रीमिया को हथिया लिया तो G8 को रशिया को हटा करके वापस से G7 पे लाया गया था। और अभी G20 की आप सारे मेंबर्स को देख सकते हो,
जिसमें ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अर्जेंटीना आता है, चाइना आता है, यूरोपियन यूनियन आता है, अकेले 27 कंट्रीज़ इसमें है। इंडिया हमारा प्यारा भारत इसमें आता है, सऊदी अरेबिया आता है, टर्की हमारा आता है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इंडोनेशिया। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में सिर्फ साउथ अफ्रीका है और ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है। G20 जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि 80% ऑफ वर्ल्ड का जीडीपी यहीं से है, 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है यहाँ से, 60% जो पॉपुलेशन होती है सारी की सारी G20 कंट्री से है। इसकी जो ओरिजिन हुई थी ये 1997-1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई थी, तो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं सारे की मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं 2008 फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, फिर G20 का महत्व देखा गया। तो G20 का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है इसका रोल G20 का, ठीक है। और G20 की जो सबसे ख़ास बात है ना कि इसकी इंडिया, इसके परमानेंट जो मेंबर हैं इसमें से प्रेसिडेंटशिप जो है इंडिया के पास रहेगी 1 साल के लिए। तो इंडिया के पास जब इसकी प्रेसिडेंटशिप आ जाएगी तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट लेना चाहिए। इंडिया के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इंडिया कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जस्टिस के पक्ष में ज़्यादा बातें नहीं रख पाता है, तो इंडिया काफ़ी कुछ बड़ा इसमें अचीव कर सकता है। इंडिया बातें नहीं रख पाता ऐसा नहीं है, इंडिया बातें रखता है, बट इंडिया जेन्युइनली चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता है। इंडिया क्या है ना, हमारा कंट्री बहुत सिंपल है, हम लोग किसी के इंटरनल फंक्शनिंग को ज़्यादा हर्ट नहीं करते हैं। बट क्या है कि दूसरी कंट्री जैसे टर्की हो गई, जैसे पाकिस्तान हो गई, ये सब कहीं ना कहीं अपने प्रोफार्मा को रखने के लिए कुछ भी बातें जो है इंटरनेशनल फोरम में सुनाते हैं, ठीक है। तो जिसका साथ चाइना देता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में बातें खड़ी हो जाती है। तो G20 की जो मेंबरशिप है, G20 काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर देखा जाए तो, हमारे इकोनॉमिक टर्म्स को देखते हुए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए, हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको देखते हुए, कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड को भी देखते हुए G20 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें बात आती है कि ये इस एडिटोरियल में कहना क्या चाह रहे हैं। इस एडिटोरियल में यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास, हम लोगों को एक कहीं ना कहीं एक बहुत बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलना पड़ेगा। जब अभी चाइना के साथ मीटिंग होगी, रशिया के साथ मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं हमको अपने सेंटिमेंट्स को देखते हुए चलना पड़ेगा। और यूएस जो है, यूएस इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि यूएस ने भी पाकिस्तान की फ़्लीट में कुछ एड दिए हैं, कुछ $450 मिलियन का। तो देख सकते हैं कि यूएसए किसी का नहीं है, वो बस अपने इंटरेस्ट का बात करता है। तो इंडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को काफ़ी यूएसए की तरफ झुकाव हो या काफ़ी ज़्यादा इनेमिटी हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोगों को बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। तो इस G20 पावर, ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही बातें कही गई है कि इंडिया कैसे अपनी बातें रख सकता है, और एक G20 जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इसमें इंडिया किस तरीके से सबको मिला जुला करके चल सकता है और कैसे बेटर एंड बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन दे सकता है अपना।